Hello students, welcome to S2On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो शुरू किया जाए आगे। इससे पहले हम लोग कौन कौन सा चैप्टर देख चुके हैं? द लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर पढ़े थे हम लोग, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद लास्ट में क्या पढ़े थे? प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है, एक तो मॉर्फोलॉजी क्या है और एक फ्लावरिंग प्लांट क्या है। फ्लावरिंग प्लांट सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा जिस प्लांट में फ्लावर होगा उस प्लांट को क्या बोलेंगे? फ्लावरिंग प्लांट। और ये किस कैटेगरी में आएगा? एंजियोस्पर्म में आएगा। किसमें आएगा? एंजियोस्पर्म में। अभी जितना अभी तक हम पढ़ाया आपको प्लांट किंगडम में, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इन सब में फ्लावर नहीं होता है। सिर्फ किसमें फ्लावर होगा? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो अभी जो भी चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, इसके बाद आगे चल के जो प्लांट फिजियो पढ़ेंगे वो सारा हमारा किस पे बेस्ड होगा? वो होगा एंजियोस्पर्म पे बेस्ड चैप्टर होगा। ठीक है, और जो 12th एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो भी किस पे बेस्ड होगा? एंजियोस्पर्म पे बेस्ड होगा। तो हम लोग जो सबसे एडवांस है एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो दो टर्म आएगा आपके पास, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। दोनों में क्या अंतर है? मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल फीचर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट इज मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी का मतलब क्या है? एनाटॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। दोनों में क्या अंतर है समझिए। जैसे बाहर से जो आपको दिख रहा है, एक्सटर्नल फीचर का मतलब जो बाहर से दिख रहा है, जैसे यहां से हम अगर कोई प्लांट देख रहे हैं तो उस प्लांट का क्या दिखेगा हमको? लीफ दिखेगा, स्टेम दिखेगा, ब्रांच दिखेगा, फ्लावर दिखेगा, फ्रूट दिखेगा, यही सब दिखेगा। तो ये सब क्या हो गया? एक्सटर्नल फीचर। तो मॉर्फोलॉजी में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम किसको बोलते हैं, स्टेम का डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टेम का फंक्शन पढ़ेंगे, स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर यही चीज हम लीफ के लिए पढ़ेंगे, यही चीज हम रूट के लिए पढ़ेंगे, यही चीज हम फ्लावर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रूट के लिए पढ़ेंगे, कितने तरह के फ्रूट होते हैं, और देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज है एंजियोस्पर्म में, जो हमारे लोकेलिटी में जिसका हम यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज आपके एनसीईआरटी में 3 फैमिली दिया हुआ डिटेल से, लिलिएसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और फेवेसी फैमिली। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो एक्सटर्नल फीचर का स्टडी करना क्या है? मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम ध्यान से समझाएंगे किसमें? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको वहां पे कि इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और उसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ में आया? एक्सटर्नल फीचर, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, यही सब के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे द रूट। रूट के बारे में आप पहले से क्या जानते हैं? रूट का फंक्शन जानते हैं। क्या जानते हैं कि रूट क्या करता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। रूट क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। इसके अलावा 2 फंक्शन और याद रखना है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, जो नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा फंक्शन है कि रूट पीजीआर का सिंथेसिस करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, यानी कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तीसरा फंक्शन ये हो गया। और चौथा फंक्शन ये स्टोरेज के काम में भी आता है, कभी कभी फूड को भी स्टोर करता है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर फूड स्टोरेज भी होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रूट के कितने फंक्शन याद रखने हैं? 4। चारों फंक्शन नीट में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रूट। उसमें सिंथेसिस ऑफ पीजीआर सब लोग टिक करके आ गए थे, जबकि रूट का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ पीजीआर भी होता है। ठीक है, रूट के टिप पे क्या बनता है? ऑक्सिन बनता है। ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो ये रूट का फंक्शन आप सबसे पहले जान गए। अब रूट के बारे में हम बात करते हैं कि कितने तरह का रूट होगा। रूट कितने तरह का होगा? देखिए, 3 तरह का रूट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टैप रूट, फाइब्रस रूट और
एडवेंटिशियस रूट। डायग्राम अच्छे से पहचान में आना चाहिए। नीट में डायरेक्ट डायग्राम देकर पूछेगा कि ये किस तरह का रूट है, या फिर ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या फंक्शन है, या फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये किस, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये कौन से प्लांट में पाया जाएगा, ऐसे करके पूछ लेगा। ठीक है, तो जो टैप रूट है, फाइबरस रूट है और एडवेंटिशियस रूट है, इन तीनों का आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए कि टैप रूट कौन से प्लांट में होता है, फाइबरस रूट कौन से प्लांट में होता है और एडवेंटिशियस रूट कौन से प्लांट में होता है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है टैप रूट किस में होता है। टैप रूट के बारे में आप एग्जांपल याद रखेंगे, मस्टर्ड जो कि एक डाइकोट प्लांट है। क्या है? डाइकोट प्लांट है। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट डाइकोट याद कर लीजिए, आपको डाइकोट में एग्जांपल बहुत सारे पता है तो डाइकोट याद कर लीजिए, या फिर मस्टर्ड याद रखना है। ठीक है, फाइबरस रूट का एग्जांपल क्या याद रखना है? फाइबरस रूट का एग्जांपल याद रखना है मोनोकोट, जैसे ग्रास। तो ग्रास में क्या होता है? फाइबरस रूट होता है। और एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल आपको क्या याद रखना है? मोन्स्टेरा बनियान। ठीक है, तो आपको रूट का एग्जांपल याद रखना चाहिए कि टैप रूट, फाइबरस रूट और एडवेंटिशियस रूट, तीन तरह के रूट हैं। इसका डेफिनेशन पे अगर गौर किया जाए कि सर टैप रूट कहते किसको हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको हम बताए थे जब एंजियोस्पर्म पढ़ा रहे थे, बताए थे सीड में क्या होता है, रेडिकल होता है, प्लूमूल होता है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सीड में। अगर ये कोटिलेडन है तो ये और ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये क्या है? रेडिकल, और ये क्या है? प्लूमूल। ठीक है, तो टैप रूट का जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो उसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, मतलब ये रेडिकल थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा और इसी से जो रूट बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? टैप रूट बोलेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल फॉर्म्स द टैप रूट। ठीक है, इसी तरह से फाइबरस रूट का डेफिनेशन है, एडवेंटिशियस रूट का डेफिनेशन है। तो आपको डेफिनेशन याद रहना चाहिए और क्या याद रहना चाहिए? एग्जाम्पल। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। रूट का मॉडिफिकेशन किस किस चीज के लिए हो सकता है? स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब रूट से भी एक नया प्लांट बन सकता है, ये बताया गया है स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए आपको एग्जांपल दिख रहा है, पोटैटो, जिंजर वगैरह सब क्या है? जमीन कांड, कोलोकेशिया, इन सब में क्या होता है? इन सब के रूट में फूड स्टोर्ड रहता है। तो आपसे पूछेगा कि इन विच ऑफ द प्लांट रूट इज मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको पोटैटो, जिंजर, जमीन कांड, कोलोकेशिया में से कोई एक रहेगा। तो आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल बेस्ड पूरा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, इन सब में क्या करना है? एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए ये क्या है? जिंजर, पोटैटो, जमीन कांड, कोलोकेशिया, ये सब क्या है? स्टोरेज फॉर फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सपोर्ट। वैसे तो रूट जो है सपोर्ट हर जगह देता है कि नहीं देता है? कोई भी प्लांट हो उसको सपोर्ट के लिए क्या है? रूट है, स्टेम है। लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा सपोर्ट का मतलब क्या है? ठीक है, तो रूट आप देखे होंगे कि प्रॉप रूट ऑफ बनियान, इस तरह से रूट ऑफ बनियान, जो पीपल का पेड़ देखे हैं आप लोग, बरगद का पेड़, उसमें इस तरह से रूट लटका हुआ होता है कुछ, और वो जाके क्या करता है? ये मिट्टी में फिर से रूट बना लेता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट ऑफ बनियान। ठीक है, ये क्या करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो रूट का मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी हो सकता है, कैरोट, टर्निप वगैरह सब में। ठीक है, और इसके अलावा प्रॉप रूट भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रूट का और भी क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, कहीं पे रूट फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक रूट जो है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर है, तो उसको नहीं भी पूछेगा आपसे। ठीक है, इसलिए उसका एग्जाम्पल आपको नहीं याद करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा आपको। तो अब हम बात करेंगे रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट का मतलब क्या है? ये आपको कब क्लियर होगा? जब एनाटॉमी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसमें आपको क्या बताया जाता है कि एपिकल मेरिस्टेम होता है। क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम। तो एपेक्स, ये क्या है? एपेक्स का पोर्शन है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये शूट टिप और ये रूट टिप, इसको क्या बोलेंगे हम? रूट टिप।
और ये क्या है हमारा शूट टिप। एक्चुअली होता क्या है समझिए, जब सीड था उसके ऊपर प्लूमुल और नीचे क्या बना रेडिकल, तो रेडिकल से क्या बनेगा रूट और प्लूमुल से क्या बनेगा शूट। पूरा स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर, लीव्स सब बनेंगे किससे, उस प्लूमुल से बनेंगे। ठीक है, तो जो ये रूट है ये किससे बनने, रूट टिप ये क्या है अभी, ये अभी है रेडिकल। तो ये अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा। एनाटॉमी जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट में। अभी हम क्या बता रहे हैं कि ये छोटा सा रेडिकल से कैसे ये पूरा रूट बना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके टिप पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करके बहुत सारे सेल बनाएंगे, फिर उस सेल का क्या होगा, इलोंगेशन होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ेगा, इलोंगेशन होगा। फिर ये सेल क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। इलोंगेट होने के बाद क्या हो जाएंगे, मैच्योरेशन हो जाएगा। ठीक है, और मैच्योरेशन होने के बाद रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पे बताया है। और सबसे आगे इसके बाहर क्या होता है, रूट कैप होता है। तो रूट कैप का फंक्शन क्या है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रूट कैप क्या करता है कि जैसे अगर मान के चलिए ये मिट्टी का सरफेस है, ठीक है, सॉइल सरफेस है, और रूट को अंदर जाना है, तो सॉइल सरफेस हार्ड है, तो इस हार्ड सरफेस को पेनिट्रेट करने के लिए हार्ड रूट कैप होता है। क्या होता है, ये रूट कैप पेनिट्रेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है, तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो रूट कैप की मदद से पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करता जाएगा, रूट कैप आगे बढ़ता जाएगा, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां पे डिवाइड करते जाएंगे। ये सब क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, तो इस तरह ऊपर की ओर लेंथ बढ़ेगा इसका, फिर ये और अंदर जाएगा, फिर ये लेंथ बढ़ेगा इसका, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे इलोंगेटेड सेल आ जाएंगे, और इलोंगेटेड सेल ऊपर चल के क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवीजन वाला रीजन यहाँ आ जाएगा, इलोंगेशन वाला रीजन यहाँ आ जाएगा, और ये सब पार्ट क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है, इस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन आता है कितने जोन होते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक जोन होते हैं, इलोंगेशन जोन होते हैं, मैच्योरेशन जोन होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो रूट हेयर होता है वो कौन से जोन में पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक जोन या इलोंगेशन जोन या मैच्योरेशन जोन। तो रूट हेयर जो होता है ये सब क्या है, रूट हेयर है। रूट हेयर कौन से जोन में पाया जा रहा है, मैच्योरेशन जोन में। ठीक है, तो रूट हेयर इज फाउंड इन रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा चीज, रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है कि मल्टीसेलुलर होता है, तो रूट हेयर इज ऑलवेज यूनिसेलुलर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीजन्स ऑफ रूट। रूट पढ़ लिए हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेम। क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेम। तो स्टेम के बारे में आपका एनसीईआरटी बोलता है, स्टेम का फंक्शन क्या बोलता है आपका एनसीईआरटी, कि स्टेम का फंक्शन है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज, कैरिंग लीव्स, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट। स्टेम का ये फंक्शन है। ठीक है, तो स्टेम में, स्टेम कैसे पहचानेंगे कि ये स्टेम है कि रूट है, तो स्टेम में क्या होगा, नोड एंड इंटरनोड होगा। स्टेम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोड एंड इंटरनोड। तो स्टेम को पहचानने का तरीका है इंटरनोड एंड नोड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर आप लोग गन्ना देखे होंगे, गन्ना से आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें नोड्स होते हैं और क्या होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। तो ये क्या है, ये नोड्स है। ठीक है, ये क्या है, नोड्स। और दो नोड के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, ये जो गैप है इस गैप को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इंटर नोड। तो नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, स्टेम होगा, और नोड और इंटरनोड एब्सेंट है तो क्या होगा, वो रूट होगा। ठीक है, स्टेम और रूट में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको लकड़ी का टुकड़ा देगा, आपको बोलेगा कि ये स्टेम का टुकड़ा है कि रूट का टुकड़ा है, तो आप क्या देखेंगे उसमें, नोड और इंटरनोड देखेंगे। ठीक है, अब स्टेम का फंक्शन अब क्या बताया आपको, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, इन सब को कैरी करना, बियर करना। और स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्टेम के मॉडिफिकेशन में क्या बताया, पोटैटो, जिंजर वगैरह सब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। ठीक है, तो इसके अलावा स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल एग्जांपल आपको याद रखना है क्या, कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स जैसे पंपकिन वगैरह हो गया। ठीक है, कद्दू, ककड़ी, खीरा, करेला, ये सब बिटर गॉड्स, इन सब में क्या होता है कि पंपकिन का पेड़ देखे होंगे घर में वगैरह,
क्या होता है कि वो ऊपर चढ़ने के लिए, क्लाइंबिंग पर्पज से सपोर्ट के लिए क्या यूज करते हैं, टेंड्रिल। तो स्टेम का जो ये टेंड्रिल है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये टेंड्रिल क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सपोर्ट करेगा। और इस स्टेम टेंड्रिल के बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये किसका मॉडिफिकेशन है। स्टेम में जो मॉडिफिकेशन बना है टेंड्रिल, वो किस चीज से बना है, तो वो बना है एक्सिलरी बड से। किससे बना है, एक्सिलरी बड से। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ये भी आपको याद रखना है कि कहीं कहीं क्या होता है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। स्पाइन में मॉडिफाई होगा किस काम के लिए, फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, और एक चीज लिखा है रूट अराइजिंग फ्रॉम नोड्स। अब बताइए नोड्स किस में होता है, स्टेम में। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टेम है, और इसके नोड से रूट अराइज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नोड से अगर रूट अराइज हो रहा है तो यहां से एक नया प्लांट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखा रहा है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये स्टेम का वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लीफ। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, रूट और स्टेम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रूट और स्टेम में हम क्या पढ़े, रूट का फंक्शन पढ़े, टाइप्स ऑफ रूट पढ़े, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़े, उसी तरह से स्टेम पढ़े, स्टेम का फंक्शन पढ़े, और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे, लीफ। फिर लीफ के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ लीफ क्या होता है, कितने तरह के लीफ होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर लीफ में वेनेशन होता है, क्या होता है, वेनेशन, तो वेनेशन के बारे में जानेंगे। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में जानेंगे। तो लीफ में बहुत सारा टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। पहले से आप लोग जानते होंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लीफ लेमिना, या फिर इसको कहीं कहीं बुक में लिखा हो रहता है लीफ ब्लेड, लीफ लेमिना या फिर लीफ ब्लेड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये क्या है, मार्जिन्स है लीफ का। इसके बाद देखिए लीफ जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है स्टेम से, ब्रांच से जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पिटियोल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पिटियोल। और लीफ का पिटियोल जहां पे जुड़ता है ब्रांच से, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लीफ बेस। क्या बोलते हैं, लीफ बेस। तो ये देखिए लीफ बेस समझ में आया आपको क्या है, पिटियोल समझ में आया आपको क्या है। लीफ बेस से क्या निकलता है, एक्सिलरी बड। लीफ बेस से क्या निकलता है, एक्सिलरी बड। यहां पे एक्सिलरी बड क्या है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मास है टिश्यू का, जिसको क्या बोल दिया, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड कहां से आया वर्ड, जैसे अगर ये ब्रांच है और इस ब्रांच से ऐसे लीफ बना है, तो ये जो एंगल है, एंगल को इंग्लिश में एक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिल। और यहां पर अगर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहां पर अगर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको हम क्या बोल दिए, बड। जैसे बडिंग होता है ईस्ट में, वो छोटा सा मांस निकलता है ईस्ट के पूरे पार्ट से, बॉडी पार्ट से एक छोटा सा मांस निकलता है, उसको क्या बोल देते हैं, बड बोल देते हैं। उसी तरह से एक्सिल में जो मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको क्या बोल दिया, एक्सिलरी बड। और उस एक्सिलरी बड से क्या क्या बन सकता है, यहां से एक फ्लावर बन सकता है, लीफ बन सकता है, या फिर यहां पे क्या बना है, स्टिप्यूल बना है। क्या बना है, स्टिप्यूल। जैसे अगर ये लीफ है और लीफ के बेस पे छोटा सा लीफ और बन गया, एक छोटा सा लीफ बन गया, इसको क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। ठीक है, लीफलेट, लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल देंगे, स्टिप्यूल। तो अगर किसी प्लांट के लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस लीफ को स्टिपुलेट लीफ बोलते हैं। और अगर स्टिप्यूल अब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स स्टिपुलेट लीफ। क्या बोलेंगे, एक्स स्टिपुलेट। स्टिप्यूल अब्सेंट है तो एक्स स्टिपुलेट, और स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो, स्टिप्यूल अगर प्रेजेंट है तो स्टिपुलेट, और स्टिप्यूल अब्सेंट है तो एक्स स्टिपुलेट। तो ये तो हो गया स्टिप्यूल की बात, पार्ट्स ऑफ लीफ की बात कर लिए। अब हम बात करते हैं लीफ में वेनेशन की, वेनेशन ऑफ लीफ। ठीक है, तो ये आपको देख रहा होगा, ये क्या है, मिड रिब है। ये क्या है, मिड रिब है। लीफ में जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, यहां से देखिए यहां तक, ये क्या है, मिड रिब है। अब इस मिड रिब के साइड से बहुत सारे छोटे छोटे वेन्स जाते हैं। ठीक है, अगर ये वेन्स मिड रिब के साथ पैरेलल जाएंगे तो ऐसे वेनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। वेनेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। वेनेशन का क्या मतलब होगा, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। तो वेन्स अगर पैरेलल जा रहे हैं तो पैरेलल वेनेशन,
वेन्स अगर पैरेलल नहीं जा रहे हैं, अगर क्रिस क्रॉस नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट है वेन्स का, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट का मतलब ही क्या होता है? नेटवर्क लाइक। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क लाइक। ठीक है, तो ये वेनेशन समझ में आ गया, पार्ट्स ऑफ लीफ समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब लीफ के टाइप्स, दो तरह के लीफ होंगे, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। ये है आपका दूसरा टाइप है कंपाउंड लीफ। इससे पहले क्या होगा? सिंपल लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या डिफरेंस है इसको समझिए। ये ब्रांच है, इस ब्रांच से एक लीफ निकला, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल दिए? सिंपल लीफ बोल दिए। अब कंपाउंड लीफ बनाना है इसी लीफ को हमको, तो इस तरह से ये लीफ था, ठीक है, इस तरह से ये लीफ था। इस लीफ को छोटे छोटे टुकड़ा में हम यहां पे तोड़ देंगे, इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में हम तोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। कैसे बन जाएगा स्ट्रक्चर इसको समझिए आप। ये इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल लीफ किस में कन्वर्ट हो गया? कंपाउंड लीफ में। कैसे डेफिनेशन बोलेंगे हम इसका? बोलेंगे कि ये जो मिड रिब है, ये जो मिड रिब है, इसको क्या बोलते हैं? रेकिस। इसको क्या बोलते हैं? रेकिस। बोलता है कि जब सिंपल लीफ में इंसीजन हो, कभी कभी आप देखते होंगे इस तरह का लीफ होता है, ये इस तरह से बनाया, अब इस तरह का लीफ है। ऐसा लीफ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा लीफ भी हो सकता है। अब इसमें हुआ क्या है कि यहां पर देखिए इंसीजन, इसको क्या बोलते हैं? इंसीजन। इस तरह से यहां पे कट लगा हुआ है, यहां पे कट लगा हुआ है, ये अंदर की ओर आया है, इसको इंसीजन बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी लीफ हो सकता है, यहां तक आ गया हो, यहां तक आ गया हो, यहां तक आ गया हो, ऐसा लीफ हो सकता है। ठीक है, ये जो है अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोल रहा है कि इफ इंसीजन, इसको क्या बोलते हैं? इंसीजन, कट लगाना। ठीक है, इफ इंसीजन रीचेज टू रेकिस और मिड रिब। देखिए यहां से कट लगा और कहां तक पहुंच गया? इस मिड रिब तक पहुंच गया। ये जो मिड रिब है यहां तक पहुंच गया, तो कट अगर मिड रिब तक पहुंच गया तब हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। लेकिन यहां पे कट मिड रिब तक नहीं पहुंचा है, बाहर है, तो ये अभी भी क्या होगा? ये सिंपल लीफ ही होगा। समझ में आया आपको कुछ? ये सिंपल लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है, दोनों में अंतर क्या है? इंसीजन जो है यहां पे मिड रिब तक, रेकिस तक नहीं पहुंचा है और इसमें पहुंच गया है। ठीक है, तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में अंतर समझ में आया आपको? अब कंपाउंड लीफ में भी दो चीज है, पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड में क्या अंतर है कि इसमें जो रेकिस होगा, जो मिड रिब होगा, रेकिस होगा, उसके दोनों तरफ क्या होंगे? लीफलेट्स बनेंगे। ये जो छोटा छोटा लीफ बना है इसको क्या बोलेंगे हम? लीफलेट्स। ठीक है, तो ये पूरे मिड रिब पे दोनों तरफ लीफलेट्स बने हैं। लेकिन पाल्मेटली कंपाउंड में क्या है कि एक ही पॉइंट होगा और उसी पॉइंट से सारे लीफलेट अटैच्ड होंगे। ये सारे लीफलेट देख रहे हैं आप, सारे लीफलेट एक ही पॉइंट से अटैच होंगे तो क्या बोलेंगे? पाल्मेटली कंपाउंड। और अगर सारे लीफलेट अलग अलग पॉइंट पे अटैच्ड हैं रेकिस पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिनेटली कंपाउंड। ठीक है, तो पाल्मेटली कंपाउंड का एग्जांपल आपको सिल्क कॉटन दिया हुआ है एग्जांपल में, याद रखिएगा आप लोग, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल आप नीम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो नीम और इसका सिल्क कॉटन, ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, एग्जांपल पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है आपको? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर बता दिए आपको हम, लीफ में वेनेशन बता दिए और टाइप्स ऑफ लीफ बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लीफ का फाइलोटैक्सी। लीफ का क्या है? फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ठीक है, कहां? ऑन मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस है उस पे लीफ का अरेंजमेंट। तीन कंडीशन हो सकता है। बोल रहा है कि अगर ये मेन एक्सिस है और इस पे ये स्टेम का ये क्या है? नोड है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है कि हर नोड पे एक लीफ हो।
पहला कंडीशन क्या है कि हर नोड पे एक ही लीफ हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों तरफ लीफ हो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इधर भी लीफ है और इधर भी लीफ है, तो दोनों तरफ लीफ हो सकता है। या फिर तीसरा कंडीशन हो सकता है कि एक ही नोड पे बहुत सारा लीफ हो, जैसे यहां 2 लीफ है तो तीसरा भी यही बना दीजिए, चौथा भी यही बना दीजिए, पांचवा भी यही बना दीजिए, छठा भी यही बना दीजिए। इस तरह से हो सकता है, 3 कंडीशन हो सकता है। तो देखिए ये पहला कंडीशन है, हर नोड पे कितना लीफ है, एक लीफ है, हर नोड पे एक लीफ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एक नोड पे एक है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, एक नोड पे एक लीफ है तो क्या बोलेंगे, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट अरेंजमेंट है लीफ का। यहां पर देखिए हर नोड पे क्या है, 2 लीफ है, एक इधर एक इधर, हर नोड पे क्या है, 2 लीफ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी, एक लीफ के अपोजिट में दूसरा लीफ अरेंज्ड है तो क्या बोलेंगे, अपोजिट फाइलोटैक्सी। और ये देखिए एक ही नोड पे 1 2 3 4 5 6 7, एक ही नोड पे कितने हैं, 2 से ज्यादा लीफ है अटैच, तो इसको क्या बोलेंगे हम, होल्ड फाइलोटैक्सी। तो 3 तरह का है, अल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अपोजिट का भी दिया हुआ है, होल्ड का भी दिया हुआ है, ठीक है। चाइना रोज, ये एग्जांपल आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपको नीट में। गुआवा और केलोट्रोपिस अपोजिट में दिया हुआ है, ठीक है। और होल्ड फाइलोटैक्सी में क्या दिया हुआ है, अल्स्टोनिया, अल्स्टोनिया, ठीक है। तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी और होल्ड फाइलोटैक्सी, आराम से समझ के पढ़िएगा इसको, कॉन्सेप्चुअल चीज है, एक बार अगर समझ जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। फिर कभी ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि अल्टरनेट किसको कहते हैं, अपोजिट किसको कहते हैं, होल्ड किसको कहते हैं। एक बार देख लिए बस, हमेशा के लिए याद रह जाएगा ये सब चीज, ठीक है। तो लीफ में क्या क्या हम पढ़ लिए, लीफ के पार्ट्स पढ़ लिए, लीफ में वेनेशन पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ लिए, और सब उसके बाद क्या पढ़े हैं, फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा फ्लावर। फ्लावर के बारे में कल आपको हम इंट्रो दिए थे थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो बताए थे, जब एंजियोस्पर्म पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि स्टेमेन और कार्पल, कार्पल को ही क्या बोलते थे, पिस्टिल, मोनोकार्पेलरी, पॉलीकार्पेलरी, इस टाइप का कुछ बताए थे, ठीक है। और उसके बाद आपको लास्ट में क्या बताए थे फ्लावर के बारे में, कि जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो फ्लावर को और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लावर के पार्ट्स के बारे में आते हैं हम, सबसे पहले समझते हैं। एक आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, थैलेमस। इस थैलेमस में नोड्स होते हैं, कितने नोड्स होते हैं, 4 नोड्स होते हैं। इससे आपका निकलेगा कैलिक्स, इससे निकलेगा कोरोला, ठीक है, इससे निकलेगा एंड्रोसियम, और इससे बनेगा आपका गाइनोसियम, ठीक है। तो टोटल कितने नोड्स हो जाएंगे फ्लावर में, 4 नोड होंगे। एक साइंटिस्ट था गोथा, साइंटिस्ट का नाम क्या था, गोथा। इन साइंटिस्ट का कहना था कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, क्या कहना था इसका, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। अब सूट अगर है, फ्लावर अगर सूट का मॉडिफिकेशन है तो सूट मतलब क्या होता है, स्टेम, और अगर स्टेम का मॉडिफिकेशन है तो स्टेम में क्या होता है, नोड और इंटरनोड होता है। तो वो बताया कि इसमें नोड और इंटरनोड होगा, ये नोड है, 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड है, और इस दोनों नोड के बीच का गैप को क्या बोलेंगे हम, इंटरनोड बोलेंगे। ये दोनों गैप क्या होगा, इंटरनोड, ठीक है। तो बोला कि फ्लावर में जो है, जो थैलेमस होता है, उस थैलेमस में नोड और इंटरनोड होता है। अब चूंकि वो नोड और इंटरनोड इतना पास होता है, चिपका हुआ होता है कि हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फर्स्ट नोड से क्या निकलेगा, कैलिक्स, ठीक है, सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं हम, कोरोला बोलते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल्स, पेटल्स एस लगा दिए मतलब बहुत सारा पेटल हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, कोरोला, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, ये हम बताए थे, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, स्टेमेन। एंथर प्लस फिलामेंट इज कॉल्ड स्टेमेन, ठीक है। और बहुत सारा स्टेमेन एक साथ होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम।
ये सब चीज आपको पहले से पता होगा, स्टेमेंस, एंड्रोसियम। और अगर ये गाइनोसियम है तो गाइनोसियम आपको कल बताए थे कि एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम और मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम बताए थे। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये कल आपसे डिस्कस कर चुके थे हम। तो ये हो गया फ्लावर का पार्ट्स। अब हम बात करते हैं ये फ्लावर में पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग? पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस। इसको समझिएगा ध्यान से। अभी अभी जस्ट आपको हम बताएं कि थैलेमस में जो नोड्स होता है उस नोड से ही क्या होता है, अराइज होता है क्या, सारे फ्लोरल लीव्स, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। ये बोल रहा है कि थैलेमस पे जो पोजीशन है उसमें दो चीज ध्यान रखना है आपको, ओवरी और बाकी सारे फ्लोरल लीव्स, मतलब कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, ये तीन एक साथ और ओवरी अलग से। देखना है कि ओवरी अगर सबसे ऊपर है, बाकी तीनों नीचे है, ओवरी अगर सबसे ऊपर है, बाकी तीनों नीचे है, तो ओवरी को क्या बोलेंगे हम? सुपीरियर। ओवरी को क्या बोलेंगे? सुपीरियर। अब ओवरी सुपीरियर हो गया तो बाकी सब चीज क्या हो गया? इंफीरियर। अब इस ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं हम? हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपो मतलब बिलो, नीचे, हाइपो का मतलब क्या हो गया? बिलो, और गाइनस मतलब गाइनोसियम, गाइनस का मतलब क्या हो गया? गाइनोसियम। तो समझिए ध्यान से कि गाइनोसियम के नीचे बाकी सारा फ्लोरल पार्ट होगा, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है। और गाइनोसियम के ऊपर अगर सारा फ्लोरल पार्ट होगा, यहां देखिए गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम के ऊपर कैलिक्स, कोरला और एंड्रोसियम है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एपिगाइनस फ्लावर। तो डी वाला हमारा क्या है? एपिगाइनस फ्लावर है। ठीक है, तो डी वाला एपिगाइनस फ्लावर है। ए वाला क्या है? हाइपोगाइनस फ्लावर है। बी और सी क्या है? पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का मतलब गाइनोसियम बीच में होगा, गाइनोसियम के ऊपर भी होगा फ्लोरल लीफ और गाइनोसियम के नीचे भी होगा। ठीक है, तो गाइनोसियम अगर बीच में है तो पेरीगाइनस। कुल मिला के इसमें से पूछा क्या जाएगा आपको? पहला बात तो डेफिनेशन पूछा जाएगा जो आपको बता दिए, गाइनोसियम के ऊपर और गाइनोसियम के नीचे। दूसरी बात आपसे ये पूछी जाएगी कि एग्जाम्पल इसका। ठीक है, तो हाइपोगाइनस जिसमें ओवरी सुपीरियर होता है, इसका एग्जाम्पल है आपका क्या? मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड, चेनारोज, मैंगो, ये सब क्या है? ओवरी सुपीरियर होगा इसमें। एनसीईआरटी में जितना भी एग्जांपल आपको दिया हुआ है, लिलिएसी फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, इसमें जितना भी एग्जांपल है सब में फ्लावर कैसा होता है? हाइपोगाइनस होता है, मतलब ओवरी कैसा होता है? सुपीरियर होता है। ठीक है, इसके अलावा ओवरी इंफीरियर किसमें होता है? एपिगाइनस फ्लावर किसमें होता है? कुकुरबिटेसी फैमिली में। ठीक है, कद्दू, ककड़ी, खीरा, करेला वाले फैमिली में क्या होगा? एपिगाइनस फ्लावर होगा। तो इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा? कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिट और पंपकिन वगैरह, ये एग्जांपल हो जाएगा इसका एपिगाइनस का। इसके अलावा पेरीगाइनस का एग्जांपल क्या है? पेरीगाइनस का एग्जांपल है रोज, प्लम और पीच। ये तीन एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तीनों आपको ध्यान में रखना है। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है पेरीगाइनस फ्लावर नीट में। ठीक है, तो रोज, प्लम और पीच में क्या होता है? पेरीगाइनस फ्लावर होता है। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस, इसके बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किए हम फ्लावर को, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस। तीनों का एग्जांपल याद रखना है, तीनों का डेफिनेशन याद रखना है, और फिगर पहचानने में आना चाहिए कौन सा फिगर किसका है। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये एस्टिवेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला। ठीक है, तो एस्टिवेशन क्या है? पहली बात तो ये समझेंगे। कोरोला क्या है अभी आपको हम बताएं। कोरोला क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो पेटल्स को क्या बोलते हैं? कोरोला। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, 4 पार्ट बताए आपको हम। तो कोरोला क्या है? पेटल्स। सेपल्स होता है, फिर पेटल्स होता है। ये हरा हरा पार्ट क्या है? सेपल्स है, और ये वाला पार्ट क्या है? पेटल्स है। ठीक है, तो सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैलिक्स, और पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोला। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। एस्टिवेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। तो एस्टिवेशन ऑफ कोरोला बोला गया है, मतलब पेटल्स का अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है उसको समझिए। बोल रहा है कि अगर फ्लावर में जो पेटल्स है वो सब एक दूसरे के बगल में अरेंज्ड हैं, सब एक दूसरे के मार्जिन को टच कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, कोई किसी पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइप ऑफ एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं? हम वाल्वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है। इसके बाद है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन किसको बोलते हैं? एक पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप करेगा। ये देखिए, ये इसके ऊपर से जा रहा है, ये दूसरा वाला इस तीसरे वाले के ऊपर से जा रहा है, ये तीसरा वाला इसके चौथे वाले के ऊपर से जा रहा है, और चौथा वाला इस पांचवें वाले के ऊपर जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से लिख दिए हम। तो ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, और ये इसको ओवरलैप कर रहा है। हर कोई एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, और देखिए डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रहा है। ये नहीं कि ये इसको ओवरलैप कर दिया और ये वाला जो है वापस इसको ओवरलैप कर दिया, ऐसा नहीं है, सब इस एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो मतलब एक फिक्स्ड मैनर में है। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? ट्विस्टेड। व्हेन पेटल्स ओवरलैप ईच अदर इन ए फिक्स्ड मैनर, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। व्हेन पेटल्स जस्ट टच ईच अदर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वाल्वेट एस्टिवेशन। फिर है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में ध्यान दीजिएगा आप, इसका दोनों पॉइंट अंदर है और इसका एक पॉइंट बाहर है, एक पॉइंट अंदर है। एक दूसरा इसको ओवरलैप कर दिया तो इसका अंदर आ गया, और ये दूसरे को ओवरलैप कर दिया तो इसका बाहर आ गया। इसमें दोनों पॉइंट अंदर है, ये किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसका देखिए दोनों पॉइंट बाहर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट बाहर है, मतलब ये दोनों तरफ से ओवरलैप कर रहा है। मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आप देखेंगे कि इधर जा रहे हैं तो इधर भी नहीं जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं इधर भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट। पेटल्स ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन ए फिक्स्ड मैनर। तो ये डिफिनेशन हो जाएगा किसका? इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट का। फिर लास्ट है क्या? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में बोलता है कि एक होता है जो सबसे ऊपर जो लार्ज वाला होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। तो क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। ठीक है, और जो साइड वाला दो होता है उसको बोलते हैं विंग्स। क्या बोलते हैं उसको? विंग्स। विंग्स को क्या बोलते हैं? अली। दूसरा नाम है विंग्स का अली। ठीक है, और जो ये सबसे अंदर है उसको बोलते हैं कील, या फिर इसका दूसरा नाम है करीना। क्या नाम है? करीना। तो आपको समझ में आ रहा है कि अली के अंदर करीना रहेगी कि नहीं रहेगी? समझ में आ रहा है? अली के अंदर करीना। सबसे ऊपर क्या है? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, ये आपका अरेंजमेंट है किसका? वैक्सिलरी एस्टिवेशन का। वैक्सिलरी एस्टिवेशन को अलग से एक नाम दिया गया, पेपिलियोनेसियस कोरोला। क्या नाम दिया गया है? पेपिलियोनेसियस कोरोला। पेपिलियोनेसी फैमिली में होता है इसलिए पेपिलियोनेसियस कोरोला। ठीक है, जैसे क्रूसीफॉर्म कोरोला बोलते हैं, तो क्रूसीफॉर्म कोरोला क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रूसीफेरी फैमिली में होता है। ये भी चीज आपको बता ही देते हैं। ये इस तरह से क्रॉस लाइक अरेंजमेंट होता है, 4 कोरोला होता है। ठीक है, और इसको इस तरह से आप क्रॉस लाइक अरेंजमेंट बोल सकते हैं। तो क्रॉस है इसलिए क्या बोलते हैं? क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ कोरोला इज प्रेजेंट इन क्रूसीफेरी फैमिली। ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि क्रूसीफेरी फैमिली कौन सा है। तो क्रूसीफेरी फैमिली में जैसे एग्जांपल क्या है आपका? मस्टर्ड, रेडिश वगैरह सब क्या है? क्रूसीफेरी फैमिली है। ठीक है, तो बाकी सारा का आपको एग्जांपल याद रखना है। वाल्वेट एस्टिवेशन का एग्जांपल, ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जांपल, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का एग्जांपल, वैक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जांपल, सारा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे वैक्सिलरी का क्या दिया हुआ है? फेबेसी, पी और बीन में। इम्ब्रिकेट का क्या दिया हुआ है? कैसिया और गुलमोहर। ट्विस्टेड का क्या दिया हुआ है? मालवेसी फैमिली जैसे चाइना रोज। ठीक है, वाल्वेट का क्या दिया हुआ है? कैलोट्रोपिस। तो ये सारा एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। वाल्वेट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन का डेफिनेशन भी पूछा जाता है, उसका एग्जांपल और डायग्राम पहचानने के लिए आना चाहिए। तीनों चीज आया हुआ है नीट में और बार बार आया हुआ है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी जो है छोटा चैप्टर है और वेटेज ज्यादा है, 3 से 4 क्वेश्चन दिला देगा आपको अगर ढंग से पढ़ेंगे इसको तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका फ्लावर में प्लासेंटेशन। अभी हम फ्लावर में क्या पढ़े थे? अभी हम फ्लावर में पढ़े एस्टिवेशन, और एस्टिवेशन क्या था? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। प्लासेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। प्लासेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट
ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स आपको हम बताए थे कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल किस तरह से अरेंज होगा उसके बेसिस पे प्लासेंटेशन 5 तरह के हैं। ओव्यूल अगर सबसे पहला है मार्जिन, मार्जिन पे होगा, ये जो रीज है इस रीज के दोनों तरफ, इधर भी होता है, ये आधा काट दिया है मटर को, इधर भी होता है इधर भी होता है, रीज के दोनों तरफ है तो क्या बोलेंगे मार्जिनल बोलेंगे। एक्सिस पे होगा तो क्या बोलेंगे एक्साइल बोलेंगे, ये एक्सिस है, ठीक है, तो इस एक्सिस के सेंटर में देखिए इसके कारण क्या हुआ, इस एक्साइल प्लेसेंटेशन के कारण क्या हुआ, ये जो ओवरी है 1 2 3 तीन लॉक्यूल में डिवाइड हो गया। ओवरी किस में डिवाइड हो गया लॉक्यूल में डिवाइड हो गया। इस एक पार्ट को क्या बोलते हैं लॉक्यूल, 3 लॉक्यूल है तो क्या बोलेंगे मल्टी लोक्यूलर ओवरी, क्या बोलेंगे मल्टी लोक्यूलर ओवरी। ठीक है, तो आपसे आपके एनसीईआरटी में जहां पे एक्साइल प्लासेंटेशन लिखा है वहां पे मल्टी लोक्यूलर ओवरी लिखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टी लोक्यूलर ओवरी का मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी पेराइटल। पेराइटल टाइप में क्या है वॉल, जो ओवरी का वॉल है उस वॉल से ओव्यूल अटैच है, देख रहे हैं आप ओवरी के वॉल से अटैच है, इसलिए क्या बोल दिया पेराइटल प्लासेंटेशन। इसके बाद क्या है फ्री सेंट्रल, सेंटर में होगा फ्री होगा, किसी वॉल से अटैच नहीं होगा, सेंटर में है और फ्री है ओव्यूल, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम फ्री सेंट्रल। और सबसे लास्ट में क्या है बेसल, बेसल प्लासेंटेशन मतलब ओवरी के बेस में अगर ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेसल प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन में भी क्या है आपको याद रखना है, प्लासेंटेशन कितने तरह के होते हैं, हर टाइप ऑफ प्लासेंटेशन का डिफिनेशन और हर किसी का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन किस में होता है पी में होता है। ठीक है, एक्साइल प्लासेंटेशन किसमें होता है सोलानेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली सब में, जैसे सोलानेसी का एग्जांपल टोमेटो ब्रिंजल ये सब पोटैटो वगैरह सब हो गया। मालवेसी फैमिली का एग्जांपल चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर हो गया, कॉटन हो गया। इसके अलावा आपका लिलिएसी फैमिली का एग्जांपल ऑनियन गार्लिक ये सब हो गया, इन सब में एक्साइल प्लासेंटेशन होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पेराइटल प्लासेंटेशन, किसमें होता है मस्टर्ड और आर्जीमोन में होता है। किसमें होता है, इसमें हम लिख देते हैं सोलनेसी, मालवेसी और लिलिएसी, जितने एग्जाम्पल हैं सब में क्या होगा एक्साइल प्लासेंटेशन होगा। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं मस्टर्ड और आर्जीमोन में क्या होता है पेराइटल प्लासेंटेशन होता है। नेक्स्ट हमारा फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन किसमें होता है डायंथस और प्राइमरोज में होता है, डायंथस और प्राइमरोज। ये सारा एग्जाम्पल आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है बेसल प्लासेंटेशन, किसमें होगा सनफ्लावर और मेरीगोल्ड में होगा। एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन हो गया। टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन से पहले हम क्या पढ़े थे टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर के साथ याद रखना है कि कौन कौन सा है और उसका एग्जाम्पल क्या है, साथ में क्या याद रखना है डेफिनेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन हो गया। उसके बाद आइए चलते हैं हम इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस किसको बोलते हैं, सबसे पहले बात तो डिफाइन इनफ्लोरोसेंस। तो इनफ्लोरोसेंस किसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। इनफ्लोरोसेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, तो फ्लावर का अरेंजमेंट अगर फ्लोरल एक्सिस पे किस तरह से होता है वो समझने के लिए हम थोड़ा सा यहां पे स्कीमेटिक डायग्राम समझते हैं। अगर ये फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, तो इस पे फ्लावर इस तरह से लगे हुए हैं, ये एक फूल है, ये दूसरा फूल है, ये तीसरा फूल है, ये चौथा फूल है। ठीक है, ये एक्सिस ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। अगर इस एक्सिस पे यहां पे आके फ्लावर लग गया तो अब ये आगे ग्रो नहीं करेगा, अब इसमें जो भी नया फ्लावर लगेगा वो इधर लगेगा, साइड में लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक जगह अगर मेन एक्सिस पे अगर फ्लावर लग गया तो उस फ्लोरल एक्सिस का लेंथ रुक जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर इस मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं लगता, अगर इस मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं लगता तो क्या होता, तो ये आगे की ओर ग्रो करता जाता। तो दो कंडीशन हो सकता है,
इफ मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, इफ मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। तो इफ मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर देन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड साइमोज। और साइमोज को क्या बोलते हैं? डेफिनिट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्यों? क्योंकि ये जो मेन एक्सिस जा रहा था इस पे क्या हो गया? फ्लावर बन गया। ठीक है, तो साइमोज इज आल्सो कॉल्ड डेफिनिट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बिकॉज मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। इसमें आइए रेसिमोज। रेसिमोज को क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो मेन एक्सिस है ये फ्लावर बनाता ही जा रहा है, ये ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनडेफिनिट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसका फ्लोरल एक्सिस का लेंथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो रेसिमोज इनडेफिनिट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज डेफिनिट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं हम फ्रूट। फ्रूट क्या है? अभी तक क्या पढ़े, पहले एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर फ्रूट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम आपको बता चुके हैं रूट, टाइप्स ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, लीफ, पार्ट्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, वेनेशन इन लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ यानी कि फाइलोटेक्सी। इतना चीज बताए। इसके बाद बताए स्टेम, फंक्शन ऑफ स्टेम, डेफिनेशन ऑफ स्टेम और स्टेम का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। रूट, स्टेम, लीफ के पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ने लगे? फ्लावर। फ्लावर में क्या क्या पढ़े? फ्लोरल पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम। उसके बाद क्या पढ़े हम? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या था? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। ठीक है, कितने तरह के एस्टिवेशन थे? वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, ये सब एस्टिवेशन था। और इसके अलावा हम पढ़े थे प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन क्या था? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन ओवरी। ठीक है, तो प्लासेंटेशन भी 5 तरह के पढ़े हम। प्लासेंटेशन का डेफिनेशन, डायग्राम, एग्जांपल याद रखना है आपको। एस्टिवेशन का डेफिनेशन, डायग्राम और एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया फ्लावर का बात। उसके बाद हम क्या पढ़े? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस भी बोलते हैं उसको, फ्लोरल एक्सिस भी बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस कितने तरह के थे? 2, साइमोज और रेसिमोज। ठीक है, तो साइमोज क्या बोले हम? डेफिनिट, क्योंकि मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। और रेसिमोज को क्या बोले हम? इनडेफिनिट, मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इनटू फ्लावर। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्रूट की। फ्लावर से ही क्या बनता है? फ्रूट बनता है। फ्लावर के कौन से पार्ट से फ्रूट बनता है? ओवरी से। और सीड कौन से पार्ट से बनता है? ओव्यूल से। ये चीज आपको हम कल भी बताए थे। ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। ठीक है, अब देखिए फ्रूट में 2 पार्ट होता है। फ्रूट का कवरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट फ्रूट के अंदर होता है सीड। तो फ्रूट के अंदर एक तो हो गया पेरिकार्प और दूसरा पार्ट क्या हो गया? सीड। पेरिकार्प में 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाला एपिकार्प, बीच वाला मेजोकार्प और अंदर वाला इंडोकार्प। तो पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एपिकार्प, मेजोकार्प एंड इंडोकार्प। ये पेरिकार्प का डिवीजन है। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगा? सीड। सीड में भी 2 चीज होता है। सीड में देखिए क्या क्या होता है। सीड में होता है सीड कोट, सीड कोट। ठीक है, इसके अलावा होगा आपका इम्ब्रियो और इसके अलावा क्या होगा? इंडोस्पर्म। देखिए इन सब चीज का काम क्या है पहले समझाते हैं आपको। तो जो आम आपके पास है, मैंगो है आपके पास, मैंगो का जो छिलका है, जिसको छिल के हटाते हैं आप, वो क्या है? एपिकार्प। वो क्या है? एपिकार्प। और जो उसका पल्पी पार्ट आप ईट करते हैं, खाते हैं, वो क्या है? मेजोकार्प। और जो गुठली है, ऊपर का लेयर है गुठली का, हार्ड वाला लेयर, वो क्या है? इंडोकार्प। और उस गुठली के अंदर क्या होगा? सीड होगा। ठीक है, तो सीड का कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट, सीड कोट, इम्ब्रियो और इंडोस्पर्म। सीड है, सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सीड में रूट और स्टेम कौन बनाता है? इम्ब्रियो। इम्ब्रियो में जो रेडिकल और प्लूमूल होता है, इसी से पूरा प्लांट बनेगा। ठीक है, और ये सीड कोट का काम क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। जो अनफेवरेबल कंडीशन है उस कंडीशन में
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है सीड कोट। सीड कोट भी होते हैं दो तरह के। सीड कोट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। इसमें दो पार्ट होता है, आउटर सीड कोट, इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को बोलते हैं टेस्टा और इनर सीड कोट को क्या बोलते हैं? टेगमेन। तो सीड कोट दो हो गए, दो पार्ट हो गया सीड कोट का, आउटर सीड कोट और इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट को क्या बोलते हैं? टेस्टा और इनर सीड कोट को क्या बोलते हैं? टेगमेन। ठीक है। तो फ्रूट में आपको बहुत तरह का फ्रूट होता है, सिंपल फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, ये सब सारा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना हम आपको जरूर बता दिए कि फ्रूट के अंदर क्या होगा? पेडिकार्प होगा। ठीक है, जो उसका आउटर लेयर होगा पेडिकार्प। और पेडिकार्प कितने में डिवाइडेड होता है? 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। ठीक है। मेसोकार्प देखिए, मेसोकार्प के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेसोकार्प में भी पल्पी और मेसोकार्प में भी फाइबरस। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ट्रू और फॉल्स में मेसोकार्प में भी पल्पी और मेसोकार्प में भी फाइबरस। तो पल्पी किस में हो गया? मैंगो में। और फाइबरस किस में हो गया? कोकोनट में। अब कोकोनट में जो आप खाते हैं, जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, एडिबल पार्ट होता है कोकोनट में, वो एडिबल पार्ट जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म। कोकोनट में देखिए सबसे बाहर जो छिलका छिलके हटाए आप, ठीक है, वो क्या था? एपिकार्प। क्या था? एपिकार्प। उसके अंदर जो फाइबरस लेयर है जिससे रस्सी बनाते हैं हम, नारियल का रस्सी बनता है, वो क्या है? मेसोकार्प। और उसके अंदर जो आपका हार्ड वाला पोर्शन है जिसको कि फोड़ते हैं, पटक के तोड़ते हैं, वो क्या है? एंडोकार्प। ठीक है। और उसके अंदर क्या है आपका? एंडोस्पर्म। जो व्हाइटिश लेयर है वो एंडोस्पर्म। और उसके अंदर पानी भी होता है, नारियल का पानी भी होता है कि नहीं होता है? वो भी क्या है? एंडोस्पर्म। तो दो पार्ट होता है एंडोस्पर्म में। जो व्हाइटिश पार्ट है, व्हाइट इडिबल पोर्शन, वो क्या है आपका? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। वो क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि द व्हाइट इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। ठीक है। तो व्हाइट इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज क्या है एक्चुअल में? वो क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। एंड द वाटर ऑफ कोकोनट वाटर इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वाटर ऑफ कोकोनट क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नीट में। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। जो खाते हैं वो क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म। और उसके अंदर जो पानी होता है कोकोनट वाटर, वो क्या होता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये चीजें एक बार हम लोग और डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहां पे भी आपको बताएंगे कि सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है। ठीक है। तो आज क्या क्या पढ़े हम, इसको एक बार सम अप कर लेते हैं। आज हम पढ़े थे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। यहां तक पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैमिली। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ऑन S2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2On पर बने रहिए।